जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। सबसे पहले तो आप सभी लोग जो है वह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने जो है वो हिस्ट्री की 4 क्लासेस कर ली हैं। आज हम लोग मौर्य काल के आगे बढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद में कौन कौन से लोग आए थे, ठीक है, उनके बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं हम लोग आज जो है उनसे प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, दूसरी चीज़ आज मैंने आप लोगों के सामने ये भी रखा है कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो क्योंकि सारे प्रश्न किस परीक्षा में पूछे गए हैं तो मैंने वो सब लेने की कोशिश की है। दूसरी चीज़, सारे प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। चलिए क्लास को शुरू करें। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो सेकंड ने, स्ट्रेटो वन ने, डेमेट्रियस ने या मिनांडर ने? बताइएगा। तो देखिएगा, स्ट्रेटो सेकंड जो था उसने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हिंद यवन शासक थे उनका शासनकाल जो है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 25 ईसा पूर्व से, ठीक है, 10 ईसा पूर्व तक हिंद यवन शासकों का शासनकाल माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? बताइएगा। हुविष्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त या अगाथोक्लीज? बताइएगा। तो देखिएगा, अफगानिस्तान के एक खानम में, कहाँ से बेटा? अफगानिस्तान के एक खानम स्थान से जो थे वो किसके? अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए जिन पर वासुदेव, वासुदेव का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण, ठीक है, और एवं संकर्षण के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अगाथोक्लीज थे अफगानिस्तान में जो एक खानम नामक स्थान था वहाँ से वासुदेव, कृष्ण और संकर्षण के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखिएगा, ये प्रश्न अभी यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। तो जिनका भी आर ओ है वो लोग ये ज़रूर याद रखें क्योंकि सारे प्रश्न या तो यूपी पीसीएस, ठीक है, या बीपीएससी, इन सब एग्जामों में जो आए हुए प्रश्न हैं वही आप लोगों से पूछे जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़, भितरी, नासिक या सांची? बताइएगा। तो देखिएगा, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ का अभिलेख है जो कि हमको कहाँ से मिला है? गुजरात से। कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है, जिसकी शिला पर उत्कीर्ण है कि अशोक के 14 प्रज्ञापनों की प्रीति तथा स्कंद के 2 लेख भी उस पर खुदे हुए हैं और यह संस्कृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिस पर रुद्रदामन की वंशावली, उसकी विजय, उसके शासन, उसके व्यक्तित्व आदि पर प्रभाव डाला गया है, ठीक है। इसी जूनागढ़ के अभिलेख से यह भी पता चलता है कि जो रुद्रदामन था उसने क्या करवाया था? जो सुदर्शन झील थी, कौन सी? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अब कल मैंने बताया था कि सुदर्शन झील को बनवाया किसने था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से, ठीक है। अब बनाई किसके आदेश पर गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने कराया था और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्दमम क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ताम्र, रजत, पोटीन या स्वर्ण? बताइएगा। तो देखिएगा, कार्दमम वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया था।
प्रथम वर्ग के अंतर्गत किसको रखा जाता था? तो रजत मुद्राओं को रखा जाता था। किसको? प्रथम वर्ग में रजत मुद्रा रखी जाती थी, जो 6 राजवंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते थे। और द्वितीय वर्ग के अंतर्गत प्रोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ में जो कार्दमक शासक था चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई थी, लेकिन प्रश्न के हिसाब से पूछा गया है कि अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ताम्र हो जाएगा। ठीक है, और ताम्र सिक्के जो थे वो किसने? कार्दमम जो क्षत्रप थे, इन्होंने बहुत कम मात्रा में भी चलवाए थे। तो सही आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, बताइएगा कि कौन सा राजा किस वंश से संबंधित था। एक तरफ सूची 1 में राजा दे रखे हैं और सूची 2 में जो सेकंड है उसमें उनके वंश के नाम दे रखे हैं। डिमेट्रियस किस वंश से संबंधित था, जल्दी से बताइएगा। ये प्रश्न जो है वो यूपी आरओ की मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो डिमेट्रियस जो था वो बेटा किस वंश का राजा था? तो हिंद यूनानी था। तो पहले का ए का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। रुद्रदामन किस वंश का राजा था? तो रुद्रदामन तो सबको पता होगा, कल से पढ़ा रहे हैं, शक। तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो गोंडो फर्नीस था ये कौन से वंश का था? तो ये पहला वंश का था। तो सी का 1 हो जाएगा। और बिम कडफिसेस जो था वो कुषाण वंश का था। तो डी का 4 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा इस कूट के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो ए का 3 था, बी का 4, सी का 1, डी का 2। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने, बताइएगा। तो देखिएगा उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने करवाया था? तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए? सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए। तो सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाने वाले कौन थे? हिंद यूनानी थे, इंडो बैक्टीरियन थे। लेकिन सबसे ज़्यादा और नियमित और पूर्ण रूप से चलवाने का श्रेय जो था वो कुषाणों को जाता है। किसको? कुषाण वंश के शासकों को जाता है। अच्छा, कुषाण वंश के जो शासक थे उन्होंने स्वर्ण और ताम्र दोनों प्रकार के ही सिक्कों को व्यापक रूप से चलवाया था। ठीक है, अगर सबसे पहले पूछे तो हिंद यूनानी, और सबसे ज़्यादा पूछे या सर्वाधिक संख्या में पूछे तो कौन हो जाएंगे? कुषाण हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा कुषाण वंश का शासक था जिसके सिक्कों पर बुद्ध का चित्र अंकन था, बुद्ध के चित्र वाले सिक्के। तो ऐसे किसने किए थे? कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने जारी करवाए थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? कुजुल कडफिसेस, बिम कडफिसेस, कनिष्क प्रथम या फिर हुबिस्क, बताइएगा। तो देखिएगा किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो सही आंसर हो जाएगा बिम कडफिसेस को। किसको? बिम कडफिसेस को हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है कि योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्र अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र या कार्तिकेय, बताइएगा। देखिएगा योधेयों का प्रमाण पुराणों से मिलता है, अष्टाध्यायी पुस्तक से मिलता है, कई और ग्रंथ हैं उनसे मिलता है, और इनका साम्राज्य जो था वो दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच में था। और इनके चित्रों पर किस देवता का चित्र अंकित मिलता है बेटा? तो कार्तिकेय का चित्र अंकित मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का?
डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया, बताइएगा। सातवाहन ने, कुषाण ने, या फिर कण्व ने, या फिर गुप्त ने, बताइएगा। तो देखिएगा, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? शुंग वंश का अंतिम राजा जो था वो देवभूति था। क्या नाम था उसका? देवभूति था। अच्छा, देवभूति का जो अमात्य था, ठीक है, देवभूति का जो अमात्य था उसका नाम था वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। वासुदेव ने क्या किया था, जो अंतिम शुंग राजा था उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, और नए राज्य की नींव रखी थी जिसका नाम क्या था? कण्वा या कण्व नाम था। ठीक है। शुंग वंश के समान यह भी कैसा वंश था? तो ब्राह्मण वंश ही था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था, तो शुंग ही था, जिसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव या समुद्रगुप्त? बताइएगा कि किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था कौन सी? 4 वर्ण वाली जो व्यवस्था थी उसको इसने फिर से स्थापित किया था, और जो वर्ण संकर, वर्णों की जातियों के सम्मिश्रण को इसने रोका था। इसी कारण इसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था। और यह कौन था? तो सातवाहन वंश का राजा था। सातवाहन वंश का क्या नाम था जिसका? गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो शिमुख था। क्या नाम था बेटा? शिमुख था। अच्छा, सातवाहन वंश के शासकों ने ही किसके सिक्के चलवाए थे? तो सीसे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, सीसे के सिक्के चलवाए, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अच्छा, मौर्य के बाद अगर सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में कोई प्रभावशाली राजा था, ठीक है, तो वो कौन सा था? कौन सा वंश था? वो सातवाहन ही था। सातवाहन वंश की स्थापना कब होती है? जब वो कण्व वंश के शासक जो होता है उसको मारकर, उसके बाद में जो उसका राजा था सुशर्मा, उसकी हत्या करके अपने नए वंश की नींव रखते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? सातवाहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन के काल में? तो देखिएगा, कुषाण काल में जो थी वो बाल विवाह का प्रचलन शुरू हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति की थी इन्होंने, और बाल विवाह का प्रचलन किया था। ठीक है, और समाज को अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। ठीक है, और इस युग में विवाह की आयु को कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु के कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना जाता था। ठीक है, कब? कुषाणों के शासनकाल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? बैराट, नगरी, रेड़ या नगर? तो देखिएगा, मिनेंडर या क्या नाम मिलता है आपको? मिनांडर भी मिल जाए। ठीक है, ये कौन सा राजा था? तो इंडो बैक्टीरियन मतलब हिंद यूनानी था। तो इसके किस स्थल से 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? तो वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेराट से। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेराट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन मुद्राओं पर क्या बना था? नाइक, एतना, मुकुटधारी राजा का शीश, चक्र, ऊंट आदि आकृतियों का अंकन इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? ठीक है, 1:20 था, 1:25 था, 1:35 था या 1:10 था? और ये अभी प्रश्न जो है वो उत्तराखंड PCS प्री में पूछा गया है अभी हाल ही में, याद रखिएगा। तो शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात जो था बेटा वो 1:35 था। कितना था? 1:35 था। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में देखिएगा,
पहला है कि गांधार कला किसके शासनकाल में थी। एक तरफ सूची सेकंड में राजा लिखे हैं, जूनागढ़ अभिलेख, पथिक, मिलिंद पन्हो, कुषाण, तक्षशिला लेख, रुद्रदामन प्रथम। बताइएगा। तो देखिएगा, जो गांधार कला थी वो किसके समय में विकसित हुई थी। गांधार और मथुरा कला वो कुषाण वंश के शासनकाल में। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो जूनागढ़ का अभिलेख था वो तो कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था। जो मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ था वो उसकी रचना किसने की थी, तो वो मिनिंडर से संबंधित था। बी का 4 हो जाएगा, सॉरी। सी का 1। और तक्षशिला लेख किससे संबंधित था, तो पथिक से संबंधित था। तो डी का क्या हो जाएगा, 2। 3 4 1 2। ठीक है, तो देख लीजिएगा 3 4 1 2 किस में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 4 1 2। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, गांधार कला श्रेणी जो थी वो भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण थी। किसका, भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण थी। इसका सर्वाधिक विकास जो था वो कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ। ठीक है, इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसको यूनानी बौद्ध, इसको और क्या कहते हैं, यूनानी बौद्ध, ठीक है, ग्रीको रोमन आदि नाम से भी इसको बुलाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंध्र सातवाहन वंश मतलब आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है वो कहाँ पर मिलती है, तो मत्स्य पुराण में मिलती है। कहाँ पर बेटा, मत्स्य पुराण में मिलती है। इसमें कम से कम 30 राजा, कितने, 30 राजाओं की सूची मिलती है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सातवाहनों की राजधानी थी अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में, दुर्ग में। बताइएगा। तो सातवाहनों की वास्तविक राजधानी क्या थी। अगर आपसे पूछ ले वास्तविक राजधानी क्या थी, तो वास्तविक राजधानी थी प्रतिष्ठान। क्या थी, प्रतिष्ठान। और अगर ऑप्शन में प्रतिष्ठान ना मिले, पैठन मिल जाए, तब भी एक ही बात है। ठीक है, लेकिन पुराणों में इस राजवंश को और क्या कहा गया है, सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय भी कहा गया था। और इनकी राजधानी बेटा कहाँ थी, तो अमरावती में थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन वंश का ही एक राजा था जिसका नाम क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, गौतमीपुत्र शतकर्णी। क्या नाम था, गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो इससे एक प्रश्न पूछा गया है, उसको ध्यान रखिएगा। गौतमीपुत्र शतकर्णी को एका ब्राह्मण भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एका ब्राह्मण, जिसका अर्थ था ब्राह्मणों का रक्षक, या इसी को अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। क्या कहा गया है, अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आप लोगों को। एक तरफ राजवंश दे रखे हैं और एक तरफ उनकी राजधानी। शुंग की राजधानी क्या थी, सातवाहनों की राजधानी क्या थी, कदम्ब की राजधानी क्या थी, और चंदेलों की राजधानी क्या थी। तो देखिएगा, एक तो बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, सातवाहनों की राजधानी क्या थी, पैठन थी। तो बी का बेटा 3 मिल गया। ठीक है, शुंग वंश की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी, ए का 4 मिल गया। कदम्ब की राजधानी क्या थी, तो कदम्ब की राजधानी बनवासी थी, सी का 2 मिल गया। और चंदेलों की राजधानी क्या थी, तो महोबा थी। ठीक है, तो 4 3
दो एक, ठीक है, 4 3 2 1 मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वक्तव्य दिए गए हैं कि जिसमें एक को अविकथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। अविकथन मतलब है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। उसका कारण दे रखा है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो सातवाहन राजा था स्वयं भी विद्वान था, विद्या प्रेमी था, ठीक है। इन्हीं का एक राजा था, सातवाहन वंश का एक राजा था जिसका नाम था हाल। क्या नाम था? हाल। हाल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? गाथा सप्तशती। क्या लिखी थी? गाथा सप्तशती लिखी थी और प्राकृत भाषा में थी। कैसी भाषा में थी? प्राकृत भाषा में, श्रृंगार रस प्रधान थी, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, हाल के दरबार में बहुत गुणी लोग रहते थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उन्हीं में एक व्यक्ति थे गुणाढ़। क्या नाम था? हाल के दरबार में एक लोग रहते थे गुणाढ़, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? बृहत् कथा। क्या नाम था? बृहत् कथा की रचना की थी। और ये कैसी भाषा में थी? तो प्राकृत भाषा में थी। इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे सर्ववर्मन, जिन्होंने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ की सातवाहन की जो रानियाँ थीं वो संस्कृत का प्रयोग करती थी, इसीलिए सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ था। सातवाहन जो राजा थे उन्होंने साहित्य रचना के लिए संस्कृत के साथ साथ अन्य लोक भाषाओं को भी अपनाया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, ठीक है। और इसके साथ में जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण देता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन ऐसे थे तो जिनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन की शक्ति क्षीण होने के बाद बाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, ठीक है। बाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ और बिंद शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। बताइएगा। तो देखिएगा, सातवाहन जब उनकी शक्ति कम हो गई, मतलब वो लोग कमज़ोर पड़ गए, उसके बाद में सच में बाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, ठीक है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में दूसरा है कि बाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन था। तो बाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन नहीं था, बल्कि बाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंद शक्ति था। कौन था? बिंद शक्ति था। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिंद शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, गलत है। प्रवरसेन जो था वो बिंद शक्ति का पुत्र था। प्रवरसेन बिंद शक्ति का पुत्र था। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? बाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या खारवेल? ये यूपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, अब आप लोग सोच लीजिएगा। तो देखिएगा, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा होते थे उनको पुराणों में क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय, मतलब श्री पर्वत का शासक, तथा इनको आंध्र भृत्य, और क्या कहा गया है? आंध्र भृत्य। आंध्र भृत्य मतलब आंध्रों का नौकर, याद रखिएगा। क्या कहा गया था? आंध्रों का नौकर कहा गया था। पहले वे सातवाहन वंश के क्या थे? सामंत थे। तो सातवाहनों को क्या कहा जाता था? आंध्र, ठीक है। किंतु उनके पतन के बाद में उन्होंने क्या किया था?
अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और इक्ष्वाकु जो वंश था, अगर इसका संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक पूछ लिया जाए तो नाम क्या हो जाएगा? श्री शांतमूल। क्या नाम था बेटा? श्री शांतमूल नाम था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईसा पूर्व, मतलब 78 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन, या फिर 121 ईस्वी सन? बताइएगा। जो कनिष्क की सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा है, ठीक है, उसका सन क्या है? तो देखिएगा, पहले तो बात, कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो कनिष्क का जो राज्याभिषेक था वो 78 ईस्वी सन में हुआ था। और इसके 3 वर्ष बाद सारनाथ की जो बौद्ध प्रतिमा थी वो मथुरा से लेकर आई गई थी। ठीक है, और इसको स्थापित किया गया था तो 81वीं सन में, ठीक है, 81 ईस्वी सन में कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि क्या है? 81वीं सन है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, पतंजलि? बताइएगा कि कौन ऐसा है जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये सभी लोग जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जल्दी से बताइएगा। पतंजलि किस वंश से संबंधित थे? तो शुंग वंश से, क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग जो था उसके मित्र थे, उसको पुरोहित थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी पुस्तक लिखी थी? महाभाष्य। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? सारनाथ लेख से, बेशनगर लेख से, अयोध्या लेख से, या फिर हाथी गुम्फा लेख से? तो देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग जो था उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की क्या की थी? बृहद्रथ की हत्या की और एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम क्या था? शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक बना। और इसकी जानकारी हमको सब कहाँ से मिलती है? तो अयोध्या लेख से मिलती है, अयोध्या अभिलेख से मिलती है, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कुछ प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा जल्दी से, शुंग वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 184 ईसा पूर्व, ये भी याद रखिएगा। और अयोध्या लेख से ही मैंने आपको बताया था कि क्या प्राप्त होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा हो कि मौर्योत्तर काल में आप लोगों का कुछ भी छूटा है तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी कल जो है हम लोग वो गुप्त और गुप्तोत्तर काल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को प्रश्न पसंद आए हैं तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक अगर नहीं किए हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। एक प्रश्न बाहर रह गया है जो आप लोगों से मुझे ऐसे ही पूछना था कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक किसने लिखी है? ये होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है,
पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी भैया वीडियो पसंद आई है तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल रात के 9 बजे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।